हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो कल अपन ने कृत्रिम कायिक जनन की दो विधियाँ पढ़ी थी, एक तो रोपण और एक कर्तन। आज नेक्स्ट शुरू करते हैं दाब विधि। दाब विधि तो ये दो प्रकार है इसके। पहली विधि है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि देखो क्या होती है। टीला दाब विधि, इस विधि में तने की जो झुकी हुई शाखा है उस शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है, लेकिन दबाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी एक या अधिक पारुसंधियाँ जमीन में दब जाए। यानी कि उस शाखा पर छोटी छोटी गांठें होती हैं, उन गांठों को क्या बोलते हैं हम, पारुसंधियाँ। ठीक है, तो एक या अधिक पारुसंधियाँ जमीन में दब जाना चाहिए। और उस शाखा का जो शीर्ष भाग है, यानी कि जिस भाग पर पत्तियां लगी हुई है, वो जमीन से बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे इस जमीन में गड़े हुए भाग से कुछ दिनों के पश्चात अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है। क्या किया जाता है, तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है, लेकिन दबाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसकी एक या अधिक पारुसंधियाँ इसकी एक या अधिक पारुसंधियाँ जमीन में दब जाए, जमीन में दब जाए। तो जब हम उस झुकी हुई शाखा को क्या करते हैं, जमीन में दबाते हैं, तो दबाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस शाखा की कम से कम एक या एक से अधिक पारुसंधियाँ जमीन में दब जाना चाहिए। ठीक है, जमीन में दब जाए तथा इस शाखा का शीर्ष भाग, इस शाखा का शीर्ष भाग जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जिस पर क्या लगी होती है, पत्तियां लगी होती है, इस शाखा का शीर्ष भाग जिस पर पत्तियां लगी होती है, पत्तियां लगी होती है,
जमीन से बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। देखो ये ध्यान रखा जाता है कि जो शाखा हमने ज़मीन में दबाई है उस शाखा का जो पत्ती वाला सबसे ऊपरी सिरा है पत्तियों वाला वह ज़मीन से बाहर होना चाहिए, अर्थात उसको हम ज़मीन में नहीं ढकते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, इस शाखा जो दबी हुई शाखा है उपयुक्त नमी की अवस्था में इस शाखा की जो परुसंधियाँ हैं उन परुसंधियों से कुछ समय पश्चात अर्थात कुछ दिनों बाद अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है। ठीक है। और इस जड़ सहित शाखा को हम काट लेते हैं मात्र पौधे से और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो देखो यहाँ लिखते हैं कुछ समय पश्चात जमीन में दबी हुई शाखा की परुसंधियों से अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है। उपयुक्त समय पर इस शाखा को मात्र पौधे से काटकर मिट्टी के पिंड सहित अलग कर लिया जाता है। मिट्टी के पिंड सहित अलग कर लिया जाता है। और नया पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार नया पौधा तैयार हो जाता है। उदाहरण है इसके, ऐसा किस में किया जा सकता है, यानी कि टीला दाह विधि को किन किन पौधों में अपनाया जा सकता है, जैसे कि चमेली, मोगरा, आदि। ठीक है। अब देखो इसको एक डायग्राम बना के समझाता हूं मैं। ठीक है। ये कोई पौधा है। ठीक है। अब इसकी जो जमीन के पास वाली जो झुकी हुई शाखा है, जैसे कि मान लो ये शाखा है, इसको क्या करेंगे, जमीन में दबा देंगे। और दबाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इस शाखा का जो पत्ती वाला भाग है वो जमीन से बाहर होना चाहिए। जैसे ये एक इधर ये जमीन है, यानी कि ये वाला जो भाग है ये हमने क्या किया, जमीन में दबा दिया। और इस जमीन में दबे हुए भाग में क्या उपस्थित होती है, एक या अधिक परुसंधियाँ उपस्थित, ऐसे गांठें होती है। तो जब जमीन के अंदर नमी मिलती है तो इन परुसंधियों से क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है। क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है।
तो उपयुक्त समय आने पर से अपन को लगे भाई जड़ें निकल गई है, तो इसको यहाँ से अपन मिट्टी के पिंड सहित अलग कर लेंगे और नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को हम चमेली और मोगरा में काम में ले सकते हैं नए पौधे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये थी अपनी टीलादार विधि। क्या होता है इस विधि में? इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा, देखो ये झुकी हुई शाखा को जमीन में क्या किया जाता है? जमीन में दबा दिया जाता है, और दबाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस शाखा की एक या अधिक पारुसंधियां जमीन में दब जाना चाहिए। लेकिन जो शाखा का जो शीर्ष भाग है, यानी कि जिस पर पत्तियां लगी होती है, ये पत्तियों वाला शीर्ष भाग जमीन से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये जमीन में दबे हुए भाग में उपस्थित पारुसंधियों से अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है, और उपयुक्त समय आने पर इस शाखा को जड़ सहित या मिट्टी के पिंड सहित काट कर अलग कर लिया जाता है, और इस प्रकार नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अपने टीलादाब विधि। इम्पोर्टेंट है, पढ़ना आप, बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गूटी। बहुत इम्पोर्टेंट है गूटी विधि। गूटी या वायुदाब विधि। गूटी या वायुदाब विधि। गूटी या वायुदाब विधि, तो देखो ये विधि उन वृक्षों में अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं मोटी और काष्ठीय होती है, अर्थात टीलादाब विधि के जैसे इनको झुका नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम मुलायम शाखाओं को ही झुका सकते हैं और अधिक मोटी शाखाओं को हम झुकाकर जमीन में नहीं दबा सकते। तो ऐसे वृक्षों में कौन सी विधि अपनाई जाएगी? गूटी या वायुदाब विधि। ठीक है, तो देखते हैं। और जिनकी शाखाएं कोमल होती है, जो आसानी से झुक जाती है, उनमें कौन सी विधि अपनाएंगे? टीलादाब विधि। ठीक है, तो देखो इस विधि का उपयोग उन वृक्षों में किया जाता है, उन वृक्षों में किया जाता है जिनकी उन वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी व काष्ठीय होती है, मोटी व काष्ठीय होती है। कैसी होती है? मोटी व काष्ठीय होती है। बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है इसकी कि ऐसे वृक्षों में इस विधि को काम में लिया जाता है जिनकी शाखाएं कैसी होती है? मोटी व काष्ठीय होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, इस विधि में किसी उपयुक्त शाखा के सामान्य मोटे व स्वस्थ भाग
सामान्य मोटे व स्वस्थ भाग पर उपस्थित बाहरी परत या इसी को बोल सकते हैं हम छाल को वलय के रूप में हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी शाखा जिस भी शाखा का हमने चुनाव किया है उस शाखा का जो सामान्य मोटा भाग होता है, सामान्य मोटा मतलब न तो ज़्यादा न कम, उस सामान्य मोटे व स्वस्थ भाग पर जो छाल पाई जाती है चारों तरफ की, यानी कि उपस्थित बाहरी परत, तो बाहरी परत क्या होती है, छाल, उसको वलय के रूप में हटा दिया जाता है। चारों तरफ की छाल को एक रिंग के रूप में अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इस छाल हटे हुए भाग के ऊपर या तो मांस आता है स्फेग्नम, या फिर गीली मिट्टी या रुई को लपेट देते हैं। तो इस छाल रहित भाग के चारों ओर गीली मिट्टी या मांस, गीली मिट्टी या रुई लपेट देते हैं। क्या लपेटेंगे, इस छाल रहित भाग के चारों ओर मांस या गीली मिट्टी या रुई लपेट देते हैं, जिसके कारण ये जो वलय वाला भाग होता है वह कैसा होता है, नम, बिल्कुल हमेशा गीला रहता है और इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। जो इसे नम व सुरक्षित रखते हैं, जो इसे नम व सुरक्षित बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इस छाल रहित ढके हुए भाग को हम क्या कहेंगे, गुटी कहते हैं। इस छाल रहित ढके हुए भाग को किसके द्वारा ढका हुआ, गीली मिट्टी या मांस या रुई के द्वारा ढका हुआ। इस छाल रहित ढके हुए भाग को गुटी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुटी कहते हैं। अब इस गुटी को निरंतर गीला किया जाता है। ठीक है, और इसको गीला रखने के लिए क्या करते हैं, इस शाखा के जस्ट ऊपर वाली शाखा पर एक मटके को बांध दिया जाता है और उस मटके की तली में छेद कर दिया जाता है और छेद करके उसमें एक रस्सी का टुकड़ा लगा देते हैं, जिससे बूंद बूंद करके पानी निरंतर इस गुटी के ऊपर टपकता रहता है। ठीक है, इस गुटी वाले भाग को निरंतर गीला रखा जाता है। क्या रखा जाता है, इस गुटी वाले भाग को निरंतर गीला रखा जाता है। इसके लिए क्या सिस्टम करते हैं, इसके लिए चित्रानुसार, चित्र बनाऊंगा मैं भी बताऊंगा, इसके लिए चित्रानुसार किसी ऊपरी शाखा पर
किसी ऊपरी शाखा पर मटके को बांध दिया जाता है, मटके को बांध दिया जाता है और इसमें किसी ऊपरी शाखा पर मटके को बांध दिया जाता है और इसमें पानी भरकर इसकी तली में छेद करके इस छिद्र में रस्सी के टुकड़े को लगा देते हैं। इस छिद्र में रस्सी के टुकड़े को लगा देते हैं और गूटी के ऊपर लपेट देते हैं। जिससे बूंद बूंद करके पानी गूटी पर गिरता रहता है, जिससे बूंद बूंद करके पानी गूटी पर गिरता रहता है। ये सिस्टम है। क्या करेंगे, किसी ऊपरी शाखा पर एक मटका बांध देंगे, क्या करेंगे, मटके को बांध देंगे और इसमें पानी भर करके इसकी तली में एक छेद कर देंगे और उस छेद में किसी एक रस्सी के टुकड़े को लगा देंगे और उस रस्सी के टुकड़े का जो दूसरा सिरा है उसको गूटी के ऊपर लपेट देंगे, जिससे बूंद बूंद करके जो पानी है वो गूटी पर गिरता रहता है। ठीक है। अब लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद, लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद इस गूटी वाले भाग से या ऊपरी भाग से, इस गूटी के ऊपरी भाग से, इस गूटी के ऊपरी भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है और उपयुक्त समय पर इस शाखा को अपस्थानिक जड़ सहित काट कर नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। इस शाखा को अपस्थानिक जड़ सहित मात्र वृक्ष से काटकर नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। ठीक है। इसके जो उदाहरण है वो है लीची है, अनार,
गुड़हल, अमरूद, नींबू, संतरा आदि। इन वृक्षों में इस विधि को अपनाया जा सकता है। यानी कि ऐसे फल वृक्ष हैं, ये वाले गुड़हल दूसरा है, फ्लावर वाला है, जिनकी शाखाएं कैसी होती है, लचीली नहीं होती है, मोटी और काष्ठीय होती है। और इनमें हम नए पौधे तैयार करने के लिए कृत्रिम कायिक जनन की विधि के रूप में किसका उपयोग करते हैं, गूटी या वायुदाब विधि। इसका एक और नाम है दूसरा हवाई दाब। हवाई दाब विधि भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम ऊपर ही किया जा रहा है वायुमंडल के अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, वायुदाब विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, इस विधि में किसी उपयुक्त शाखा के, सबसे पहले तो किन वृक्षों में इसका उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग उन वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी व काष्ठीय होती है। ठीक है, उसके बाद इस विधि में किसी उपयुक्त शाखा के सामान्य मोटे स्वस्थ भाग पर, सामान्य मोटा न ज़्यादा मोटा न कम, सामान्य मोटे स्वस्थ भाग पर उपस्थित बाहरी परत या छाल को ओले के रूप में हटा दिया जाता है और इस छाल रहित भाग पर मांस, गीली मिट्टी या रुई को लपेट दिया जाता है, जो इसको क्या करते हैं, नमी और सुरक्षित बनाए रखते हैं। यानी कि इस गूटी को या छाल रहित भाग को नम और सुरक्षित बनाए रखते हैं। कौन, गीली मिट्टी, रुई या मांस। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इस जो छाल रहित भाग है उसको हम क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। अब इस छाल रहित भाग या गूटी को निरंतर गीला बनाए रखा जाता है और इसके लिए क्या करते हैं, हम उसी वृक्ष की किसी ऊपरी शाखा पर पानी से भरा मटका बांध देते हैं और उस मटके की तली में एक छेद कर देते हैं और उस छेद में रस्सी का टुकड़ा फंसा देते हैं, जिससे क्या होता है, उस रस्सी के टुकड़े के सहारे सहारे पानी बूंद बूंद करके उस गूटी के ऊपर आता रहता है। ठीक है, और वो गूटी निरंतर नम व गीली बनी रहती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या होता है, इस गूटी के ऊपरी भाग से लगभग 4 से 8 सप्ताह पश्चात अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है और जब पूरी तरह से जड़ें निकल आती है तो इस शाखा को अपस्थानिक जड़ सहित मात्र वृक्ष से काट कर अलग कर लिया जाता है और नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, या फिर मेरे साथ साथ लिखते रहा करो। ओके, अब इसका डायग्राम बना देता हूं मैं। ठीक है, डायग्राम सिंपल है। तो देखो जैसे ये शाखा है, इस शाखा पर यहाँ पर क्या लपेट देते हैं, ये छाल हटा लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे,
कोई मटका बांध देंगे ऐसे पानी से भर के, और यहाँ इसकी तली में छेद करके एक रस्सी का टुकड़ा बांधेंगे। और इस टुकड़े को इस बूटी के ऊपर ऐसे लपेट देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, पानी बूंद बूंद करके इस मटके से इस बूटी पर टपकता रहेगा, और लगभग 4 से 8 सप्ताह पश्चात इस बूटी के ऊपरी भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आएगी। ठीक है, और जैसे अपस्थानिक जड़ें निकलेगी, इस शाखा को यहाँ से काट के अलग कर लेंगे और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब कृत्रिम कायिक जनन की लास्ट विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन में कम समय व कम स्थान पर, जगह भी कम हो, यानी कि आपके पास जगह की कमी हो, समय भी, अगर कम समय में अधिक पौधे तैयार करने हो तो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम कायिक जनन की जो लास्ट विधि थी वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कम समय व कम स्थान में अनगिनत यानी कि असंख्य पौधों का निर्माण करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। डेफिनेशन लिखता हूं मैं, कम समय व कम स्थान, कम समय व कम स्थान में अनगिनत या असंख्य पौधों का निर्माण करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो ये थी सूक्ष्म प्रवर्धन की डेफिनेशन। क्या? कम समय व कम स्थान में अनगिनत या असंख्य पौधों का निर्माण करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा उन पौधों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, उन पौधों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो व्यापारिक महत्व के होते हैं, जो व्यापारिक महत्व के होते हैं। या जिनमें बीज नहीं आते हैं, या जिनमें बीज नहीं बनते हैं, या जो संकटग्रस्त होते हैं, या जो संकटग्रस्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्किड, अधिपादप होता है एक। ठीक है, तो ये था सूक्ष्म प्रवर्धन। ध्यान रखना, 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कम समय व कम स्थान, अगर हमारे पास हमें कम समय में अधिक पौधे तैयार करने हो तो किस विधि को अपनाओगे? सूक्ष्म प्रवर्धन को। ठीक है, तो कम समय व कम स्थान में अनगिनत पौधों का निर्माण करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, और इस विधि द्वारा उन पौधों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है जो व्यापारिक महत्व के होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनको बेच करके पैसा कमाया
जा सकता है। जैसे कि संतरे के बगीचे लगाने के लिए हमें अधिक संख्या में पौधे चाहिए, ठीक है, या बहुत सारे व्यापारिक महत्व के फल वृक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर जिनमें अगर बीज नहीं बनते तो फिर उसमें कौन सी विधि अपनाओगे? सूक्ष्म प्रवर्धन विधि अपनाओगे। या जो संकटग्रस्त होते हैं, यानी कि कोई प्रजाति अगर संकटग्रस्त है तो उसको बचाने के लिए हमें क्या आवश्यकता है कि कम समय में हम इस प्रजाति के अधिक से अधिक पौधे तैयार कर सकें। इसके लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।